हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम A.K. तिवारी समाजशास्त्र का जो भाग 1 है उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम एक एक पार्ट में ये पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। तो जो भाग 1 है, जिसमें इतने चैप्टर्स जो दिए हैं, अध्याय 1 समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अध्याय 2 समाजशास्त्र परिभाषा विषय क्षेत्र विषय वस्तु, अध्याय 3 समाजशास्त्र अध्ययन के उपागम, अध्याय 4 समाजशास्त्र अध्ययन पद्धति, अध्याय 5 समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, अध्याय 6 सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, अध्याय 7 समाजशास्त्र का प्राथमिक अवधारणाएं, अध्याय 8 समाज, अध्याय 9 समुदाय, अध्याय 10 समिति और संस्था, अध्याय 11 सामाजिक समूह, अध्याय 12 भीड़ श्रोता समूह एवं जनता, अध्याय 13 समाजीकरण, अध्याय 14 है सामाजिक प्रतिमान, अध्याय 15 संस्कृति, अध्याय 16 परिस्थिति और भूमिका, अध्याय 17 सामाजिक संरचना एवं प्रकार, अध्याय 18 सामाजिक प्रक्रिया। टोटल इसमें 18 चैप्टर हैं, जिसके लिए 18 वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी चैनल पे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर। अध्याय 1 समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र शुरू करते हैं। समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है समाज का अध्ययन। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। समाज से क्या तात्पर्य है? समाजशास्त्र से करने वाला शास्त्र या विज्ञान है। विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन शब्द है, जबकि समाज प्राचीन है। जैसा कि ब्रस्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर 1917 में लिखा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन और लंबा है। समाजशास्त्र विषय के पूर्व भी समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन विभिन्न शास्त्रों यथा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र इत्यादि द्वारा किया जाता था। किसी युग की सामाजिक परिस्थितियों तथा तात्कालिक विचारों के बीच सदैव संबंध हुआ करता था। इन विचारों की उस समय में प्रधानता होती है। जैसे कि हम जानते हैं, समाजशास्त्र का उदय यूरोप महाद्वीप में हुआ। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है समाजशास्त्र का उदय कहाँ हुआ, तो यूरोप महाद्वीप में हुआ। इसलिए इसे हम उस समय विद्यमान यूरोपीय सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा विकसित विचारों की जड़ें उन सामाजिक परिस्थितियों में हैं जो उस समय के यूरोप में मौजूद थी। अतः एक विज्ञानी विषय के रूप में समाजशास्त्र के उदय के प्रारंभिक चिन्ह हमें यूरोपीय इतिहास के उस काल में तलाशने होंगे, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के रूप में इतने व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। यूरोपीय समाज में परिवर्तन का यह युग प्रबोधन युग कहलाता है। जो औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो चेंजेस आए, उसे प्रबोधन युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चिंता को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है। प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इससे यथार्थ की नई दृष्टि और चिंतन जिनके नए तरीकों ने जन्म लिया। लोग जीवन के हर पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे। इस समय धर्म और सरकार या राजा की कही बात को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति समाप्त होने लगी। यूरोपीय समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समाज का अध्ययन करना होगा जो परंपरागत यूरोप में अर्थात प्रबोधन युग के पूर्व वहाँ मौजूद था। यूरोपीय समाज का स्वरूप तथा उसमें परिवर्तन। प्राचीन यूरोप का परंपरावादी स्वरूप था। उसकी आर्थिक व्यवस्था में भूमि को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। सामंत भूमि के मालिक थे और किसान भूमि पर काम करते थे। समाज 2 वर्गों में बटा था। उनका विभाजन एकदम स्पष्ट था। धर्म समाज का आधारभूत सिद्धांत था। धर्मगुरु जैसे पादरी ही यह तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या नहीं।
परिवार तथा नातेदारी संबंधों का मानव जीवन में अतीत महत्वपूर्ण स्थान था। राजतंत्र की जड़ें समाज में बहुत गहरी जमी हुई थी। ऐसी मान्यता है कि राजा को ईश्वर ने लोगों पर शासन करने के लिए भेजा था। फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो नया यूरोप उभर कर सामने आया, उसने प्राचीन यूरोप के हर पहलू को चुनौती दी। फलस्वरूप सभी वर्गों का पुनर्गठन हुआ। पुराने वर्ग ध्वस्त हो गए, नए वर्गों ने जन्म लिया। धर्म को चुनौती दी जाने लगी। धर्म का महत्व पहले से कम हो गया। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान वैचारिक आस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की स्थिति को में बदलाव आया। अंततः राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र का आगमन हुआ। समाज की सभी मुख्य धारणाओं, धर्म, समुदाय, सत्ता, संपत्ति आदि की नई नई व्याख्याएं होने लगी। उन्हें नए संदर्भ मिलने लगे। यूरोप और अतीत के बीच अंतर एकदम स्पष्ट हो गया। यूरोप में हो रहे इन परिवर्तनों का महत्व हम कितना भी आंकें, वह कम होगा। फ्रांसीसी औद्योगिक क्रांति के पूर्व यूरोप में 2 क्रांतियाँ हुई थी, जिसे हम वाणिज्यिक क्रांति सन 1450 से लेकर 1800 एवं वैज्ञानिक क्रांति के रूप में जानते हैं। यूरोप में इन्हीं 2 क्रांतियों का काल पुनर्जागरण काल कहलाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान, मूर्तिकला आदि सभी विषयों का एक नया जीवन कला मिला। पुनर्जागरण युग ने समाज में परिवर्तन की शुरुआत की, जबकि फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति ने इसको परिणति तक पहुंचाया। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप उस समय फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति के कारण अनंत परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। इस प्रकार समाजशास्त्र के उदय में हम 2 ही कारणों का मुख्य मानते हैं, अर्थात उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। पहला फ्रांसीसी क्रांति और दूसरा औद्योगिक क्रांति। मीन्स समाजशास्त्र के उदय में 2 ही कारण उत्तरदायी थे। एक थी फ्रांसीसी क्रांति, दूसरी थी औद्योगिक क्रांति। तो चलिए जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या होती है। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता तथा समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास को मोड़ देने वाली घटना सिद्ध हुई। इस क्रांति ने सामंतवाद के युग को समाप्त करके नई समाज व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस क्रांति के उपजे विचारों में पूरी दुनिया के देश प्रभावित हुए। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसा विचार जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। फ्रांसीसी समाज का बुनियादी स्वरूप कैसा था, ये जानते हैं। फ्रांसीसी समाज सामंतवादी संपत्ति समूहों में बटा हुआ था। सामंतवादी फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट थे, जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त थी। यह मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। पहला था प्रथम संपत्ति समूह, दूसरा था द्वितीय संपत्ति समूह। प्रथम संपत्ति समूह, इसमें भूस्वामी, जमींदार, सामंत, सरदार इत्यादि सम्मिलित थे, जिनका भूमि पर अधिकार था, जिसके एवज में संपत्ति प्राप्त करते थे। द्वितीय संपत्ति समूह, इसमें धार्मिक नेता थे, जैसे पादरी और बिशप। यह सर्वाधिक धनवान लोगों का समूह था, जो कुछ करता नहीं था लेकिन सर्वाधिक प्राप्त करता था। तृतीय संपत्ति समूह, इसमें समाज के लोग शामिल थे, जैसे किसान हो गया, व्यापारी, कारीगर, नौकरी पेशा लोग। यह समाज का रीढ़ थी, मतलब इनके द्वारा ही समाज के सारे कार्य किए जाते थे। लेकिन सर्वाधिक परेशान वर्ग भी यही था। यह उपज का तुच्छ अंश प्राप्त करता था तथा हमेशा अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर था। इन तीनों संपत्ति समूहों के अलावा एक समूह अर्धदास भी था। क्रांति के पूर्व फ्रांस में अमीर लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे, जनसाधारण दास उनका खर्च जुटाते थे। फ्रांसीसी समाज के राजनीतिक पहलू। फ्रांस में राजतंत्र विद्यमान था। राजा को शासन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रांस में कौन सा शासन था? तो राजतंत्र का शासन था। राजा को शासन करने का दैवीय अधिकार मिला था। लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस का बोर्बन राजवंश ने शासन किया। फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू। बोर्बन राजवंश के शासक लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी राजाओं ने कई
लड़ाइयाँ लड़ी जिनमें काफ़ी धन व्यर्थ हुआ। 1715 ईस्वी से लुई 14वें की मृत्यु के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। लुई 14वां हालात में सुधार होने के बजाय महाजनों से ऋण लेकर काम चलाने लगा। फ्रांस उस समय इतने गहरे संकट में गुजर रहा था। इसकी व्याख्या लुई 15वें के मशहूर कथन मेरे बाद प्रलय से स्पष्ट है। लुई 16वां एकदम कमज़ोर और प्रभावहीन राजा था जिसे फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में मिली थी। उसकी पत्नी महारानी अंतोनेत अपनी फिजूल खर्ची के साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती है। यह वाक्य उसने फ्रांस की भूखी जनता के सामने तब बोला था जब वह खाना मांगने उनके पास गए थे। महारानी ने कहा था, यदि तुम्हारे पास ब्रेड मीन्स रोटी नहीं है तो केक खा लो। फ्रांस में बौद्धिक विकास का सिलसिला 18वीं शताब्दी में अन्य यूरोपीय देशों की भ्रांति फ्रांस ने भी तर्क और बुद्धिवाद के युग में प्रवेश किया। कुछ प्रमुख दार्शनिक तर्कवादी थे जिनका यह विश्वास था कि सत्य को तर्क के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। इन दार्शनिकों के विचारों को फ्रांसीसी लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में यह विचार व्यक्त किया कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। मतलब प्रशासनिक हो, विधायी मतलब कानून, न्यायिक न्यायालय की जो सत्ता होती है उसका केंद्रीकरण एक जगह नहीं होना चाहिए। वह अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धांत और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में था। ब्रिटिश दार्शनिक लॉक प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं जो किसी भी सत्ता द्वारा हथियाए नहीं जा सकते। ये अधिकार है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपका यह मत है कि जो शासक अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित करते हैं उसे हटा दिया जाना चाहिए। उसके स्थान पर ऐसे शासक को सत्ता सौंपी जानी चाहिए जो अधिकारों की रक्षा करने में समर्थक हो। फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया। वह व्यक्तियों के बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकारों के पक्ष में था। फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एग्जाम में पूछी जाती पुस्तक है, में लिखा है कि किसी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है। उसका विश्वास था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उसकी पसंद की सरकार हो। इन विद्वानों के विचारों ने फ्रांसीसियों की मानसिकता को झकझोर दिया। इसके अलावा जो फ्रांसीसी लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में अमेरिका की सहायता के लिए भेजी गई फ्रांसीसी फौज में शामिल थे, वे अमेरिका में समानता और अपनी सरकार स्वयं चुनने का अधिकार का विचार लेकर स्वदेश लौटे थे। स्वतंत्रता समानता के इन विचारों में फ्रांसीसी मध्यम वर्ग बहुत प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में हुई थी। इसने कपास तथा खनन को प्रभावित किया। इससे पहले इंग्लैंड, फिर अन्य यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में भी लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जबरदस्त बदलाव आया। यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज व इसके साथ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप शहरों में विकास के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। कपड़ा जैसी परंपरागत उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण पहले घरेलू स्तर पर होता था। उत्पादन की घरेलू परंपरा प्रचलित थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए औजारों, नए तकनीकों का विकास हुआ जिनके व्यापक पैमाने पर वस्तुएं तैयार हो सकती थी। 1760 से 1830 के बीच हजारों तकनीकों और उत्पादन के प्रबंधन में कई नए आविष्कार हुए जिससे उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। इस प्रकार सामंतवादी प्रणाली के साथ पूंजीवादी प्रणाली विकसित हुई। इसीलिए ब्रिटिश इतिहासकार अर्नोल्ड टैयनबी
इन्हें औद्योगिक क्रांति का जनक कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति शब्द द्वारा नामित किया गया। औद्योगिक टैनबी ने अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री 16 10 वॉल्यूम में जो है में औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख किया है। इसमें उद्योगपतियों का वर्ग उभर कर सामने आया जिसने औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज में हाथ से बनी वस्तुओं का पुराना युग समाप्त हो गया और यंत्र निर्मित वस्तुओं का नए युग का आगमन हुआ। उपर्युक्त घटनाओं के फलस्वरूप फ्रांसीसी समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कोई भी व्यवस्था स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर पा रही थी। समाज अनेकों समस्याओं का सामना कर रहा था। तत्कालीन विद्वानों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। समाज में विज्ञान का महत्व सर्वाधिक था और सामाजिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से करने पर बल था। इन विद्वानों में सेंट साइमन 1760 से 1825 अग्रणी हैं, जिन्होंने समाज के अध्ययन के लिए एक अलग विषय सामाजिक जीव विज्ञान जो सेंट साइमन है इन्होंने सामाजिक जीव विज्ञान सोशल बायोलॉजी का उल्लेख किया। औद्योगिक क्रांति ने नए समाज को जन्म दिया। उसे सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज कहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो सेंट साइमन ने दिया। जब फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी समाज में उबाल आ रहा था तो 19 जनवरी 1798 को ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म हुआ। ऑगस्ट कॉम्टे जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनका जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी को हुआ। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उस समय ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हो रही थी जिन्होंने आधुनिक विश्व की नींव रखने का काम किया था। ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांसीसी क्रांति द्वारा सामाजिक विनाश से भी प्रभावित हुआ था। वह फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों के बीच रह रहा था। वह उस समय की अव्यवस्था और जनता की मौलिक सांस्कृतिक निर्धनता लगातार परेशान बेचैन रहता था। उसकी मौलिक जीवन प्रयत्न दुनिया रही कि अव्यवस्था की जगह व्यवस्था कैसे प्रतिस्थापित हो और समाज की पुनर्रचना कैसे की जाए। समाज के विकास के लिए व्यवस्था का स्थापित होना आवश्यक था। सेंट साइमन जो ऑगस्ट कॉम्टे के गुरु थे, उनके सचिव के रूप में कोंट ने समाज की स्थिरता के लिए मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों ने मिलकर 1822 ईस्वी में एक कृति की रचना की जिसका नाम था प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें समाज के अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश साइमन और कोंट की दोस्ती ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई तथा दोनों के बीच सन 1824 में विच्छेद हो गया। तत्पश्चात कोंट द्वारा अकेले ही प्रयास किया जाता रहा। सन 1838 ईस्वी में सामाजिक घटनाओं के लिए सामाजिक भौतिकी का प्रयोग किया गया। सबसे पहले जो ऑगस्ट कॉम्टे थे उन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया था सामाजिक भौतिकी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में। लेकिन यह सब बेल्जियम के एडोल्फ केटलर, इन्हें भौगोलिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जिसके पश्चात कोंट ने एक नया शब्द समाजशास्त्र की रचना की जो 1838 में ही किया। यह लैटिन और ग्रीक भाषा दो शब्दों से मिलकर बना है। समाजशास्त्र किससे बन के बना है? दो शब्दों से, लैटिन और ग्रीक। समाज जो है ये लैटिन है और जो शास्त्र शब्द जो है वो ग्रीक है। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछे गए हैं। मिलकर बना है, जिस पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि समाज शब्द दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। मिल द्वारा समाजशास्त्र के स्थान पर नीति इथोलॉजी, जेस मिल ने जो शब्द दिया था वह था इथोलॉजी समाजशास्त्र के लिए, जिसे विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार एक नए समाजशास्त्र का उद्भव तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम है। समाजशास्त्र का ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि
यह शब्द इन्हीं के द्वारा गढ़ा गया है, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह कथन कोंत का है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए कोंत द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1838 ईस्वी में एक नए विषय समाजशास्त्र की स्थापना की गई। कोंत द्वारा विज्ञानों का संस्करण हायरार्की ऑफ साइंस भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने गणित शास्त्र को प्रथम और समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया गया है और समाज को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। विज्ञानों के संस्करण में इन्होंने गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, इसी तरह करके लास्ट में समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया है। यह आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी ऑगस्ट कॉम की, उस पर आप देख सकते हैं। ऑगस्ट कॉम की फुल वीडियो है मेरे चैनल पे पड़ी, उनकी भी हायरार्की ऑफ साइंस मिल जाएगी। उन्होंने अपने जीवन में जो जो कार्य किए हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। समाजशास्त्र के उद्भव के लिए औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को ही तत्कालिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इसके साथ ही समाजशास्त्र के जिन प्रमुख बौद्धिक परंपरा का योगदान सबसे अधिक रहा, इन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है राजनीतिक दर्शन। उस काल के विचारकों ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को, जैसे प्रजातंत्र के सामाजिक आयामों की चर्चा की, पुराने राजनीतिक मूल्यों एवं परंपराओं को उखाड़ फेंकने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि पुराने मूल्यों के आधार पर नए समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इतिहास का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इस काल के प्रमुख विचारकों में प्रमुख थे स्मिथ, हीगल, फर्गुसन। कोंत ने समाज के विकास और परिवर्तन का एक नया विश्लेषण और दर्शन दिया, जिसका बौद्धिक प्रयास आज भी देखने को मिलता है। उद्विकास के जैविक सिद्धांत। लेमार्क, डार्विन जैसे विचारकों ने मानव के उद्विकास को एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका प्रभाव स्पेंसर, मॉर्गन जैसे विद्वानों के विचारों पर भी दिखाई देता है। जैविक उद्विकास के सिद्धांत ने समस्त परंपरागत मान्यताओं को उखाड़ फेंका और नए वैज्ञानिक चिंतन का मार्ग प्रस्तुत किया। सामाजिक आर्थिक सुधार का आंदोलन। कुछ विचारकों ने औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का विकास। डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्वे मेथड। इरविंग जेटलिन ने लिखा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 2 विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतःक्रिया से हुई। प्रथम विचारधारा प्रगति की विचारधारा है, दूसरी है व्यवस्था की विचारधारा। पहली विचारधारा 18वीं शताब्दी की विचारधारा मानी जाती है। प्रगति विचारधारा को मानने वाले की यह मान्यता यह थी कि समाज प्रगति का एक अंग है, इसलिए प्रकृति का नियम पर भी लागू होता है। दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय समाज एक संक्रांति काल से गुजरा था। पुराने नियम, मूल्य एवं विचार टूट रहे थे, उनकी जगह नए सामाजिक नियम व कानून उदित हो रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी जगत में विरोधी विचारधारा का विकास 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में हुआ, जिसे व्यवस्था की विचारधारा आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र विषय का विकास। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव 1838 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। इसका सर्वाधिक वैज्ञानिक विकास उत्तर अमेरिका में हुआ। जन्म के 38 वर्ष पश्चात 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में ग्राहम विलियम समनर 1840 से 1910 के नेतृत्व में ही अध्ययन की शुरुआत हुई। इसलिए समनर को समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। समनर द्वारा जो लिखी पुस्तक है 1906 में फोकवेज में रचना किया गया, जिसमें संस्था का उद्विकास एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन को चित्रित किया गया। फोकवेज पुस्तक को समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। समनर ने केलर के साथ मिलकर साइंस ऑफ सोसाइटी 4 वॉल्यूम नामक पुस्तक की रचना किया। तत्पश्चात दुर्खिम के नेतृत्व में 1889 में फ्रांस के बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में इस विषय की अध्ययन की शुरुआत हुई। दुर्खिम को समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है। सन 1892 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में A.W. स्मॉल के नेतृत्व में समाजशास्त्र के
अध्ययन की शुरुआत हुई। स्मॉल द्वारा शिकागो संप्रदाय की स्थापना की गई। A.W. स्मॉल द्वारा 1895 में अमेरिका जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना किया गया। सन 1906 में स्मॉल द्वारा लेस्टर फ्रैंक वॉर्ड के साथ मिलकर अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया। वॉर्ड इसके प्रथम अध्यक्ष एवं स्मॉल प्रथम उपाध्यक्ष बने। पुनः वॉर्ड के कार्ययुग मुक्त होने पर स्मॉल ने अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। शिकागो संप्रदाय अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग द्वारा अध्ययन अध्यापन व शोध की जो परंपरा विकसित की गई वही कालांतर में समाजशास्त्रीय जगत में शिकागो संप्रदाय के नाम से सुप्रसिद्ध है। शिकागो संप्रदाय में नगरीय समस्या, अपराध, अपचार, गरीबी आदि के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया। अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकीय ने विज्ञानी विधियों का प्रयोग कर शोध अध्ययनों को नया आयाम दिया। बाद में इसी संप्रदाय के मूल विचारों के आधार पर अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक एल्विन स्मॉल रहे। इस संप्रदाय से जुड़े अन्य विद्वानों में पार्क बर्गेस, मीट कूले, थॉमस मैकेंजी, लुईस विर्थ, नैन्की, फेरिस ब्लूमर आदि प्रमुख हैं। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1923 में एक सामाजिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान ने सामाजिक जीवन के क्षेत्र में शोध कार्य के जिस वैचारिक प्रतिरूप रूपांकन का प्रतिपादन किया वही बाद में फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के रूप में ख्याति प्राप्त हुआ। यह संप्रदाय मुख्य रूप से मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था, जो मार्क्सवादी विचार के आधार पर तत्कालीन विश्व के बदलते हुए परिवेश की व्याख्या संलग्न था। इस संप्रदाय के अग्रणी विचारकों में T.W. बेंजामिन, E. फॉर्म, M. होर्खहाइमर, हॉबर्ट मार्क्यूस और जो हेबरमास भी थे वो भी इस विचार से प्रभावित थे। भारत में समाजशास्त्र के विषय की अध्ययन की शुरुआत 1919 में पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। प्रारंभ में यह अर्थशास्त्र के साथ ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। तत्पश्चात उसे नागरिक शास्त्र के साथ जोड़ा गया। गिट्स के पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की जिम्मेदारी G.S. घुर्रे 1893 से 1983 ने संभाला। सन 1924 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के रीडर बने। सन 1934 में ये प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बना दिए गए। सन 1952 में बम्बई में घुर्रे ने भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल बुलेटिन ISS की स्थापना की, जिससे में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका प्रकाशित होता है। अधिकांश विद्वानों ने घुर्रे को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। उत्तर प्रदेश में B.N. सील के प्रयासों से 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। 1955 ईस्वी में इनको लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। 1958 में सेवा मुक्त होने के पश्चात आपके द्वारा लखनऊ में J.K. इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन सोशियोलॉजी की स्थापना की गई। इसके अलावा अन्य संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, बॉम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आगरा, बिहार में पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में 1953 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद के द्वारा कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। समाज में प्रचलित जातीय मिथकों के आधार पर द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम की रचना किया गया। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें आपने समाजशास्त्र के विकास एवं उद्भव के बारे में पढ़ा। तो आपका एक फुल चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने समाजशास्त्र का पूरा बेस समझा। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति क्या होती है, ऑगस्ट कॉम्ट, इन सब के बारे में जान लिया। तो हम नेक्स्ट चैप्टर दूसरी वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।